नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। दिल्ली से दुखद खबर सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अनुभवी राजनेता विजय कुमार मल्होत्रा का आज 93 वर्ष की आयु में नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन से पूरे राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वयं उनके आवास अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय कुमार मल्होत्रा के राजनीतिक और सामाजिक योगदान को आज हर कोई भावभीनी स्मृति के साथ याद कर रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि श्री विजय कुमार मल्होत्रा एक उत्कृष्ट नेता थे, जिनकी जन समस्याओं को समझने की क्षमता अद्वितीय थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में हमारी पार्टी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संसद में कई मामलों में अपने योगदान के लिए उन्हें याद किया जाएगा। उन्होंने उनके निधन को अत्यंत दुखद बताते हुए उनके परिवार और अनुयायियों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत में ओम शांति भी लिखा। तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने उन्हें याद करते हुए कहा कि विजय कुमार मल्होत्रा उन नेताओं में से थे जिन्होंने दिल्ली में भाजपा की मजबूत नींव रखी। उन्होंने बताया कि मल्होत्रा ने 1993 में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने और उससे पहले महानगर परिषद के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही वे जनसंघ और एबीवीपी के भी संस्थापक सदस्य थे। प्रवेश वर्मा ने कहा कि आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। मल्होत्रा जी, साहनी जी, साहिब सिंह वर्मा जी, मदन लाल खुराना जी, ये लोग ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1993 में, उससे पहले मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में मल्होत्रा जी का बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। मल्होत्रा जी एक हमारे ऐसे नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे, उसके साथ में जनसंघ के भी फाउंडिंग मेंबर थे और उसी के साथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी फाउंडिंग मेंबर थे। ये अकेले नेता ऐसे रहे जिन्होंने तीनों के, जब ये संस्था बनी तो तीनों में उनके साइन थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम हमेशा उनको अपने दिल में याद रखेंगे, उनकी बातों को हमेशा याद रखेंगे। टाइम से हर जगह पे पहुंचना, टाइम के बड़े पाबंद थे, खाने के बारे में बड़े पाबंद थे। तो वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने भी विजय कुमार मल्होत्रा को याद करते हुए कहा कि मल्होत्रा ने दिल्ली में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जाना भाजपा परिवार के साथ साथ उनके अपने परिवार के लिए भी अत्यंत दुखद है। आशीष सूद ने इसे दिल्ली भाजपा के एक युग के अंत जैसा बताया और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। संस्थापकों में से दिल्ली में भाजपा को बढ़ने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था। दिल्ली के अनेक विकास कार्य शुरुआती दौर में दिल्ली में उनके सीईसी काल में शुरू हुए थे। उनका जाना भाजपा परिवार के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत दुखदायी है। एक युग का अंत जैसा, दिल्ली भाजपा के एक युग के अंत जैसी घटना है। मैं उनके परिवार और उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में त्रिसेवा संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसे संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि जब हमारी सेना की तीनों शाखाएं मिलकर काम करती हैं तो उनकी संयुक्त ताकत कितनी प्रभावशाली होती है। उन्होंने भारतीय वायुसेना की एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली IACCS को इस सफलता की कुंजी बताया, जिसने सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित किया। इस संयुक्त प्रयास ने भारत के डिफेंस को मजबूती दी है और निर्णायक भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, इसके लिए मैं आप सबको और तीनों सर्विसेज के अपने सेना के अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं।
और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है, यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में बस सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं। साथियों, इन ऑपरेशन के दौरान भारत ने अपने एयर डिफेंस में ज्वाइंटनेस का एक जबरदस्त प्रदर्शन किया जो डिसाइसिव साबित हुआ। इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS, जिसको इंडियन आर्मी के आकाश तीर और इंडियन नेवी के त्रिगुण के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया, और मैं मानता हूं इस सफलता का यह आधार था। और इन सिस्टम्स की ट्राई सर्विस सिनर्जी ने एक यूनिफाइड और रियल टाइम ऑपरेशनल पिक्चर क्रिएट की, जिससे कमांडर्स को तुरंत सही समय में और सही फैसले लेने की एक शक्ति मिली, एक ताकत मिली। इसमें IACCS ने आकाश तीर और त्रिगुण के साथ मिलकर बैक बोन की तरह काम किया और कमांड एंड कंट्रोल को एक नए स्तर तक वो ले गया। इनके माध्यम से सिर्फ सिचुएशनल अवेयरनेस ही नहीं बढ़ी, बल्कि फ्रैक्टिसाइड का जोखिम भी बहुत कम हुआ, जिससे हर एक्शन एक्यूरेट और इफेक्टिव बना। और यही है असली ज्वाइंटनेस, जहां हमारी तीनों सर्विसेज एक साथ आकर यूनिटी और क्लैरिटी के साथ डिसाइसिव आउटकम्स को अचीव करती हैं। सिर्फ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती हैं, बल्कि उनके वैल्यूज और उनकी अप्रोच की भी दुनिया में सराहना होती है। और हमारी यह सर्विस की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है, और परंपरा के साथ मैं यह मानता हूं कि हमारी यह पहचान भी रही है। साथ ही दशकों के अनुभव से उनकी ऑपरेशनल टेक्निक्स, टैक्टिक्स और प्रोसीजर्स भी डेवलप हुई हैं। हमारी सेनाओं का यह जो अनुभव है वह देश की अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में हुए ऑपरेशंस और उसके लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों से ही आया है। कभी हिमालय के ऊंचे बर्फीले शिखरों पर, कभी हिंद महासागर की गहराइयों में, कभी घने जंगलों और तपते रेगिस्तानों में, और कभी आसमान में ओपन स्काईज में लगातार काम करके इतना व्यापक अनुभव हमारी सेनाओं के पास आया है। और यह अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सेनाओं में ट्रांसफर भी होता गया है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि मेरी जानकारी के अनुसार जो वैल्यूज, जो एक्सपीरियंस हमारी सेनाओं में समय समय के साथ ट्रांसफर होते गए, वो धीरे धीरे किसी एक ही पर्टिकुलर सर्विस के पार्ट बनकर रह गए, जहां तक मैं जानता हूं। यानी अगर हमारी आर्मी ने कोई नई चीज सीखी तो वह नॉलेज आर्मी में ही रह गई, अगर नेवी ने कोई चीज सीखी तो वह नॉलेज नेवी में ही रह गई, अगर एयरफोर्स ने कोई चीज सीखी तो यह नॉलेज एयरफोर्स में ही रह गई। कहने का मतलब है कि जिसने जो भी सीखा उसकी वह सीख, उसकी वह लर्निंग खुद तक ही सीमित रह गई। किसी दूसरी सेना के अंग को उस एक्सपीरियंस का उतना फायदा शायद नहीं मिला जितना कि मिल सकता था। आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ वाली जगह पर एनडीए का 8 सदस्यीय डेलीगेशन पहुंच गया है। ये डेलीगेशन पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात कर रहा है। भगदड़ के दौरान रैली में मौजूद लोगों ने डेलीगेशन को बताया कि विजय के भाषण देने के 3 या 4 मिनट के बाद ही लोग बेहोश होने लगे थे, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। उन्होंने बताया कि हंगामा शुरू होने के बाद विजय ने अपना भाषण खत्म किया और चले गए। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि ये बहुत ही भयानक और सबसे बड़ी भगदड़ थी। उन्होंने कहा कि राजनीति के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मैंने उस जगह जाकर देखा जहां भगदड़ हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल तमिलनाडु के करूर में हुई घटना का अवलोकन करने घटनास्थल पर पहुंचा। ये टीम पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगी, पूरी घटना का अवलोकन किया जाएगा और पार्टी नेतृत्व को विस्तृत रिपोर्ट इसके मद्देनजर सौंपी जाएगी। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में सांसद अनुराग ठाकुर ने
ये कहा कि हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया कि राजग के सभी दलों के सांसदों का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलने पहुंचे हैं। हम सभी मृतकों के परिवारों से भी मुलाकात करेंगे और घायलों का हाल भी जानेंगे और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना उनकी ओर से यहाँ पर की गई है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, गलती कहां पर हुई और कहां पर कमी रह गई। इन तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी। इस बारे में जानकारी उन्होंने दी। तो 8 सदस्यीय डेलीगेशन करूर पहुंचा, जहां पर भगदड़ हुई है। वहां पर जाकर घटनास्थल का जायजा लिया गया है और ऐसे में इस बात पर जोर दिया गया है कि जांच पूर्ण रूप से की जाएगी। कहां पर गलती हुई है, कहां पर कसर रह गई। हेमा मालिनी और अनुराग ठाकुर समेत 8 सदस्यीय डेलीगेशन घटनास्थल का जो है दौरा करने पहुंचा और इसी के साथ साथ जानकारी ये दी गई है कि मृतकों के परिवारों से मुलाकात हुई है। ऐसे में पूर्ण रूप से इसकी जांच की जाएगी। और फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। एमएसएमई और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती, 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये हमारे त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में अशांति फैलाने की एक सोची समझी साजिश है, जिससे वे ताकतें अंजाम दे रही हैं जो मजबूत भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार से असहमत हैं। मुख्यमंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ते हुए सवाल किया कि किसने अधिकार दिया है किसी को कि वो किसी के नाम के तख्ते लेकर सार्वजनिक रूप से घूमे। केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं, जिनके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं। अगर किसी से आपको लगाव है तो क्या उसके नाम की तख्ती उठा के घूमने का अधिकार आपको किसने दे दिया? अगर आप उस किसी का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका सम्मान भी तभी है जब वह आपके आचरण में दिखे, न कि उन्माद के रूप में दिखे, दंगे के रूप में दिखे या धार्मिक कट्टरता के रूप में दिखे।
देवभूमि उत्तराखंड, जहां गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, 4 धामों का प्रदेश है, आदि कैलाश से लेकर अनेक हमारे ऐसे श्रद्धा और आस्था के धर्म स्थान देवभूमि उत्तराखंड में है। ये महासू महाराज, धारी देवी, मां पूर्णागिरी देवी, जागेश्वर धाम, यहां पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है, कानून ने अपना काम सख्ती से किया है और हमने ऐसे ही सब उपद्रवियों के लिए, ऐसा ही दंगा करने वालों के लिए यहां सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। जो भी सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति हो। अम्बाला में हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने बिहार में मतदाता सूची प्रकाशित किए जाने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब जो मतदाता सूची जारी की गई है वो पूरी तरह से शुद्ध है और इसके खिलाफ किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अनिल विज ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। हाँ, तो शुद्ध मतदाता सूची जारी की जा रही है, किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐतराज करने के लिए बाकायदा जो नियमों के तहत प्रावधान है 1 महीना दिया गया था कि अगर किसकी गलत बन गई है तो ठीक करवा ले, गलत कट गई है तो लगवा ले, नहीं लगी है तो बनवा ले, और उसके बाद ही ये जारी की गई है। और अब इसके ऊपर चुनाव सबको करवा। तो वहीं बिहार के लिए मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट SIR के बाद प्रकाशित की गई है। इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष की राजनीति देखने योग्य होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, बार बार हम कह रहे हैं कि इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना है। अच्छा होगा तो चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो भी उनके सर। रिपोर्ट आने के बाद देखते हैं उसमें क्या रहता है। क्या कुछ आगे कहा गया, सुनिए। हाँ, तो ये तो अपेक्षित था ही कि रिपोर्ट आएगी सामने। अब रिपोर्ट आने के बाद कौन कितनी उस पर विपक्ष राजनीति करता है, अब ये देखना होगा। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना है। SIR से आएगी, आपको कोई शिकायत होगी, कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा भी चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो भी चुनाव आयोग के सर। बट हाँ, ये अपेक्षित थी, आज आएगी, देखते हैं उसमें क्या रहता है। तो वहीं पटना में जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ब्लैक बोर्ड के आने से बदलाव हो रहा है, ये सबको राह दिखाने का काम करता है। तो वहीं तेज प्रताप ने जन स्वराज पार्टी के स्कूल बैग चुनाव चिन्ह पर निशाना साधते हुए कहा कि जो स्कूल बैग लेकर घूम रहे हैं वो भी ब्लैक बोर्ड के पास पढ़ने आएंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पूरे बिहार के लोग जनशक्ति जनता दल को समर्थन दे रहे हैं और उनकी पार्टी जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रही है। आप जनता से पूछे कि ब्लैक बोर्ड के आने से किस तरीके से बदलाव हो रहा है। ब्लैक बोर्ड जो है सबको राह दिखाने का काम करता है। ब्लैक बोर्ड के पास लोग जाता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। आजकल जो ये पीला झंडा वाला जो घूम रहा है, पीला झंडा वाला जो बस्ता वाला जो घूम रहा है, जो स्कूल बैग लेकर के घूम रहा है, वो भी स्कूल बैगवा लेकर के जाएगा ब्लैक बोर्डवा के पास पढ़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। भारत में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही ने हाहाकार मचा रखा है। इस साल मानसून ने देश के कई हिस्सों को भारी नुकसान पहुंचाया है। विशेष रूप से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थिति बहुत गंभीर है। भारी बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया है। इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में इस साल मानसून अपने साथ तबाही का सैलाब लेकर आया है। लगातार हो रही बारिश ने कई राज्यों को डुबो दिया। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हालात सबसे ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। जगह जगह नदियां उफान पर है और बाढ़ का पानी गाँव और शहरों में घुस चुका है। हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों से गिरते पत्थरों और मलबे ने सड़कें जाम कर दी है। कई जगहों पर मकान ढह गए तो कहीं पुल बह गए और यात्रियों को बीच रास्ते फंसना पड़ा और स्थानीय लोग भय और दहशत के बीच जीने को मजबूर हैं। बता दें कि दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर तक कई इलाकों में हल्की बारिश ने गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी। तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी ने राजधानी और आसपास के शहरों नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद का माहौल सुहाना कर दिया। जानकारी के अनुसार कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हुई है। तो वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गाँव
गाँव में पानी भरने से हजारों परिवार बेघर हो गए, खेत खलियान जलमग्न हो चुके हैं और किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। पंजाब में भी हालात बेहद ही खराब है। कई जिलों में बाढ़ का पानी घरों तक घुस चुका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीमें दिन रात जुटी हुई हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य कर रही हैं। नाव और हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन की तस्वीरें मानसून की मार को साफ बयां करती हैं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है, लेकिन भारी बारिश के कारण मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने कई राज्यों में और बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये तस्वीर सिर्फ प्राकृतिक आपदा की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी है जो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। बाढ़ और भूस्खलन की इस तबाही ने इस साल के मानसून को देश के लिए किसी बड़े संकट की तरह बदल दिया। पंजाब में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। कई जिलों के निचले इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं। लोग अपने घरों। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।